हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मास्टर क्लास के एपिसोड 4 के बारे में, जिसमें हमारे पास में है आज टॉपिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पे अपन जिन भी टॉपिक्स को कवर करेंगे उनको एकदम बेसिक से कवर करेंगे और एकदम काफ़ी डेप्थ तक हम इनको लेके जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास में प्रायर कोई भी इंफॉर्मेशन इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग नहीं है, इनको समझने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्वेश्चंस अगर नहीं बनते हैं, तो वैसी सिचुएशन में ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताया था कि हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उस वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या बोला था कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में कोई भी एक रियल वैल्यू है, ठीक है, उस रियल वैल्यू में एक इंटीजर पार्ट होता है, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसी के बारे में आज हम बात करें। ये फ्रैक्शनल पार्ट सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू से डिफरेंट है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो फ्रैक्शन में होती है, जैसे 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, 3/4 हो गया, -3/4 हो गया। बट फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कहानी ये है कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। अब जैसे होता क्या है कि अगर मान लो मेरे को ये सीन इसके लिए क्रिएट करना है, तो हमारे पास में फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 3.2। अब 3.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इसका इंटीजर पार्ट हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.2, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये जो इंटीजर पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे मतलब इसका ये हो गया कि अगर मैं 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना चाहता हूँ तो मेरे को पता है 0.2 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो 3 आएगा। वहीं पे अब इस कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं कि नंबर ले लेते हैं माइनस में। जब हम नंबर माइनस में लेंगे तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि यहाँ पे -3 आ जाए, यहाँ पे माइनस में 0.2 आ जाए। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट में हम पहुंच भी गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब ये तो नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं, +1 इधर कर देते हैं। अब पूरी वैल्यू में मैंने अगर +1 किया है तो ये वैल्यू तो 1 यूनिट बढ़ गई या 1 नंबर बढ़ गई, तो मेरे को इसको बैलेंस करने के लिए 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हमारे पास में इंटीजर पार्ट आएगा -4, और यहाँ पे देखोगे तो ये फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास में आ जाएगा 0.8। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालता हूं तो वो निकल के आ रहा है -4, इस वजह से, ठीक है। माइनस के सीन में जब भी वैल्यू नेगेटिव में होती है तो ये वाला सिनेरियो होता है, इस वजह से ये -4 आता है। और यहीं पे अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो वैसे देखा जाए तो 0.2 होता, लेकिन माइनस का है तो उसमें प्लस हम 1 ऐड कर देंगे तो इसको 0.8 लिखें। यानी कि जब भी हम किसी पॉजिटिव वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई सारे एग्जांपल ले लो। मान लो हमारे पास में 3.2 है, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। मेरे पास में अगर मान लो यहीं पे 0.01 होता, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.01, यहीं पे 1.01 होता तो इसका 0.01, अब यहीं पे 2.010 होता या फिर ये भी यही आ जाता 0.01, ठीक है। अब इनका ही नेगेटिव अगर लेंगे, यानी कि -3.2 की बात करते हैं तो टेक्निकली आता -0.2, लेकिन वो उसमें +1 ऐड कर दो। यहाँ पे अगर देखोगे तो -0.1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -0.1 + 1, इसको ऐड कर दो। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 0.99। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो -1.01 की बात करोगे यहाँ पे हमारे पास में इसका इंटीजर पार्ट तो -2 होगा, लेकिन इसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात करोगे तो ये हमारे पास में 0.99 ही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2.01 की बात करोगे माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस यहाँ पे 0.99, ठीक है। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो ये इसकी वैल्यू। इस तरीके से किसी भी नंबर का हम फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो नंबर कुछ भी हो। इसका मतलब हमारे पास में हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अगर मेरे पास में ये x लिखा है, x की जगह कोई भी वैल्यू मैं इनपुट करता हूं तो यहाँ पे आउटपुट मेरे को हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा, 1 कभी नहीं मिलेगा।
और 0 कब मिलेगा ये भी देख लो, जब हमारे पास में यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटीजर में हो, 3 है। अब 3 का यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालोगे, इसका इंटीजर पार्ट 3 है तो बेसिकली इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। वहीं पे -3 की बात करोगे तो भी इसका इंटीजर तो -3 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका भी 0। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जब भी मेरे पास नॉन इंटीजर वैल्यूज है तो उनको इस तरीके से प्लस वाली वैल्यूज का डायरेक्टली आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यूज में जो फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली दिख रहा है उसमें +1 ऐड कर दो, और जो इंटीजर है उसका हमेशा हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आउटपुट 0 आएगा। अब यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि ये अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक फंक्शन लिखा है जिसमें हमारे पास में x यहाँ पे इनपुट है, तो ऐसा तो है नहीं कि x की कोई वैल्यूज को हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे सारी के सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। यहाँ पे ये r जो है इसके डोमेन को या रियल वैल्यूज को बता रहा है कि ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, और जब भी हम इनपुट कर रहे हैं आउटपुट हमको 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, ना कभी 1 से बड़ा मिलेगा ना कभी 1 मिलेगा। 0 हालांकि मिल सकता है, जिससे चाहो तो इसको देख लो कि अगर मान लो अपने पास में e लिखा है जिसकी वैल्यू 2.71 है, तो यहाँ पे इसका 0.71 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं और उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ मैं इसको एक पीस वाइज फंक्शन में भी लिख सकता हूँ। पीस वाइज फंक्शन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी f(x) एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे बोल दूं कि जब x > 0 है तो x, और जब x <0 है तो -x, जो कि बेसिकली mod x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इस फंक्शन को हम ऐसे देख सकते हैं। ये भी हम सेकंड या थर्ड वीडियो में कवर किए हैं मॉड्यूलस फंक्शन, जिसमें कंप्लीटली अपन इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस भी किए थे। तो इस तरीके से अगर मैं किसी फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज के लिए तोड़ के लिख देता हूँ, उस फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले f(x) लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू मैं 0 से 1 के बीच में ले रहा हूं उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में निकालूंगा, है ना। जैसे इस सब को हटा देते हैं कि जैसे ये समझ लो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, 0.6 का 0.6, 0.8 का 0.8, 0.9 का 0.9, 0.999 का 0.999, वही वैल्यू हमारे पास में आएगी अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो जिसका मतलब ये हमेशा x के ही बराबर आएगा। दूसरा केस लेते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है 2 से छोटी, उस केस में जैसे 1.1 है, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.1, 1.2 की बात करोगे 0.2, 1.3 की बात करोगे 0.3, 1.4 की बात करोगे 0.4, 1.7 की बात करोगे 0.7। बेसिकली तुमको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी मैं इनपुट डाल रहा हूँ यहाँ पे, जब भी हम इसको पीस वाइज फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, इन दोनों के बीच में हर बार क्या हो रहा है, जो इनपुट मेरा है उसमें से एक कम हो जा रहा है। अगर मैं इनपुट में -1 कर देता हूं तो जो बचेगा वही एक्चुअली में मेरे पास आउटपुट आ रहा है। यानी कि जो मैं इनपुट डाल रहा हूं x, अगर उसमें से एक को कम कर दूं तो यही मेरा आउटपुट आएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी तो अब क्या होगा, अब x में से 2 माइनस करना पड़ेगा। जब 3 से 4 के बीच में रहेगी तो x -3 आएगा। जब 4 से 5 के बीच में रहेगी तो x -4 आएगा। इस तरीके से बेसिकली ये वैल्यूज चलती हुई जाएंगी। ऐसे ही ऊपर के केस में भी बात कर लेते हैं। जब -1 रहेगा और -1 से 0 के बीच में रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इस केस में अब यहीं पे कहानी बदलेगी। देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी तो डायरेक्ट हमारे पास में वही के वही आउटपुट आ रहा था। लेकिन अभी अगर मान लो मेरे पास -0.2 है तो आउटपुट -0.2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इसमें +1 कर देना, यानी कि 0.8। अब -0.3 की बात करोगे तो 0.7, -0.4 की बात करोगे ये माइनस है, ठीक है, तो ये 0.6, -0.5 पे आउटपुट देखोगे 0.5, -0.6 पे आउटपुट देखोगे 0.4। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो भी इनपुट है उसमें हम अगर 1 ऐड कर दे रहा हूं मैं,
तो मेरे को आउटपुट मिल जा रहा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी इनपुट है उसमें 1 ऐड कर दो। जब x की वैल्यूज यहाँ से यहाँ है तो ये हमारा आउटपुट हो। ऐसे ही जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी तो यहाँ पे x+2 कर दो, और ऐसे ही ये ऊपर चलता जाए। तो बेसिकली इस तरीके से भी अगर मैं कभी ऐसे फंक्शन को लिख दूं, या कभी तुमको किसी मेंस एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे कोई फंक्शन लिखा हुआ मिले, तो भी वहां से डायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, तो एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट इसका ग्राफ ये होता है भाई, इसको रट लो, वैल्यूज के बेसिस पे बना लो। बट दूसरा तरीका हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पीस वाइज फंक्शन की हेल्प से भी हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, यहाँ पे हमको पता है कि कभी भी ये वैल्यू मैं 1 अगर ले लूं तो इससे ऊपर कभी ग्राफ ही नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे ले लेते हैं, ये 0 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इधर -1 -2 -3, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जिसमें 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, यानी कि y = x लाइन ऐसे आएगी, है ना। और इस लाइन की बात करोगे तो इसको मैं बोल सकता हूं ये y = x लाइन है, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे 1 डालते हैं या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालते हैं 2 तक, तो ये वाली लाइन आएगी, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में y = x-1 वाली लाइन, है ना। ऐसे ही आगे चल सकते हैं हम यहाँ पे, ये 3 तक आ जाएगा। अब मेरे पास में लाइन x-2 आएगी। अगर ग्राफ में देख के थोड़ा ऐसा लगे कोई लाइन बड़ी है कोई छोटी है, किसी का स्लोप बड़ा है किसी का स्लोप कम ज़्यादा दिख रहा है, तो वो रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली इस वजह से। वैसे अगर देखा जाए तो सबका स्लोप सेम रहेगा, और यहाँ पे एक ही हाइट पे सारी यहाँ पे लाइंस बनी हुई है। 3 पे बात करोगे तो ये 3 से 4 हो गया, 3 इंक्लूडेड है 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो y = x-3 ये आ जाए, ठीक है। ऐसे ही इधर बात करोगे तो ये -1 से इधर आ जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाए। इस तरीके से बेसिकली इसका ग्राफ बनता जाएगा और आगे पीछे तक चलता जाएगा। और यहाँ पे भी देखोगे तो ये आगे चल के ऐसे आए। यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का इसका ग्राफ होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि मैं केवल इस फंक्शन की हेल्प से ही इसका ग्राफ बनाऊं, मैं इसको डायरेक्ट इन टाइप के इनपुट की हेल्प से भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा 0 पे क्या आएगा 0, 0.5 पे क्या आएगा 0.5, 0.9 पे क्या आएगा 0.9, इस तरीके से बना लेंगे। फिर ऐसे ही 1.1 पे क्या आएगा 0.1, इस तरीके से लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे बेसिक। अब इन सब को, जैसे इस वाली लाइन की बात करोगे तो y = x+1 है, अगले वाली लाइन की बात करोगे तो y = x+2। इन सबको रटना नहीं है, लेकिन ये सब पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब तुम 12th वगैरह में, या फिर कुछ लोग अगर ऑलरेडी 12th में ड्रॉपर हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वगैरह जो है इसका इंटीग्रेशन के बारे में बात कर देता है। और इंटीग्रेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है, जैसे मान लो यहाँ पे बोल देगा 1 से 2 में इंटीग्रेशन की वैल्यू बताइए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वैसे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, बिना पेन को यहाँ पे उठाए जहां तक हम ग्राफ बना पा रहे हैं, जहां पे ग्राफ बेसिकली टूट जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब उसका फायदा क्या है, उससे यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम वैसे यहाँ पे देखेंगे लिमिट्स को, जैसे इसको, ये जो ऊपर वाली वैल्यू इसको अपर लिमिट बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के बारे में अगर कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि आगे कहाँ पे ये इक्वेशंस या ये लाइन की इक्वेशंस यूज होंगी। तो फिर होगा क्या कि जब 1 से 2 में हम बात कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 1 से 2 है, यानी कि यहां से यहां, तो ये वाली लाइन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब, इसका मतलब जब x 1 से 2 है तो ये है। तो यहां पे बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, 1 से 2 लिख के सीधा सीधा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को x-1 में लिख सकते, और अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो इन सब के लिए ये लाइंस की जो इक्वेशन है थोड़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। वैसे इन सबको रटना नहीं है। और अब चलते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ, थोड़ा सा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड चीजों को देखेंगे, बट उससे पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना।
जैसे मान लो हमको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि ये सब बताना है इसका आउटपुट, हर बार हर नंबर पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा है। 1/4 को देख के हमको ये पता है तो 0.25 होता है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू यही की यही आएगी, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x के ही बराबर होता है। अभी हम देखे भी हैं, यहाँ पे भी वही होगा या आगे भी यही होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। वैसे अगर तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहां पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की थी, तो वहां पे इसी क्वेश्चन में मैं हर जगह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा के डिस्कस किया था। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा के हम डिस्कस यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो देखो हमको देखना है कि इंटीजर कहाँ पे आएगा, तो 1/4 है। अब इसको इंटीजर बनने के लिए सबसे पास वाला इंटीजर इसका क्या रहेगा, 1। ठीक है, अगर वैल्यूज इंक्रीज होती हुई जा रही, तो जिसके लिए इसमें हमको 3/4 ऐड करना पड़ेगा। अब 3/4 हम कहाँ से ढूंढे, 3/4 का तो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 200 है, तो डिनोमिनेटर में मैं 200 बना देता हूँ। अगर मैं ऐसा किया तो ऊपर भी मेरे को मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1/4 और यहाँ पे आएगा 150/200, यानी कि जब इस वैल्यूज के अंदर ये लिखा होगा तो उस टाइम पे इस सब का सम 1 होता है। पहली बार यहाँ पे इंटीजर बन रहा है। दूसरी बार की अगर बात करोगे तो ये वैल्यू जैसे यहाँ पे देखोगे ये लगभग 1 के करीब है। ठीक है, 0.99 है, उसमें 0.25 ऐड करो तो 1 पॉइंट समथिंग ही रहने वाली है, जिसका मतलब 2 तो कभी ये बन ही नहीं रहा है, तो हमको केवल 1 पे फोकस रखना है, तो 1 यहाँ पे बनेगा। 1 से पहले यानी कि जब इनपुट यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, इससे जस्ट पहले की बात करोगे यानी कि जब 150 की जगह 149 होगा तो वहां पे 0.99 वाला केस बन रहा होगा, तो वहां तक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जो इनपुट है वही आउटपुट भी आएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले की बात करोगे 1/4, ये 200 आ गया, 1/4 प्लस 2/200 आ गया। इस तरीके से सारी इनपुट जो है वही आउटपुट में कन्वर्ट होता हुआ जाएगा, और ये कहां तक आएगा, 149। ठीक है, इसके बाद जैसे ही 150 वाला टर्म यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला टर्म 1/4 प्लस 150/200 आएगा, इस पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाओगे तो हम बोल रहे हैं कि 1 पे लगा रहे हैं। अब इंटीजर पे अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाया जाता है तो बेसिकली उसकी वैल्यू 0 होती है ना, ये तो हम देखे भी। जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो यानी कि इसके अगले वाली टर्म 0 आ जाएगी। फिर आगे चलते हैं, फिर क्या आएगा, 1/4 प्लस 151/200। अब यहाँ पे चीजें समझो, जैसे ही हम 151 पे गए यानी कि 1/4 प्लस 151/200, ये आउटपुट हमको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और लास्ट में ये 1 पॉइंट समथिंग तक ही जा रहा है। कितना जा रहा है एग्जैक्टली उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर 2 आता तब तो थोड़ी बात भी बनती है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x लिखा है और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है तो उस सिचुएशन में आउटपुट क्या होता है कि जो इनपुट लिखा है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही अपने को करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर दूं कि ये 151 वाला लिखा, इसमें से -1 कर दिया। फिर अब इसके बाद फिर अगले वाली टर्म जो कि 1/4 प्लस 152/200 आएगा, और इसमें भी -1 कर देंगे। फिर अगले वाली 153/200, इसमें से भी -1 कर देंगे। लास्टली हमको कहाँ तक जाना है, 1/4 199/200, इसमें से भी -1 कर दो। अब देखो, अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है और मेरा काम बन जाएगा, इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हाँ 1/4 1/4 1/4 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। जैसे अगर टोटल में यहाँ पे देखूं, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 1/200 से, यानी कि यहाँ पे 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 199 तक, टोटल इतनी टर्म हो गई 199। लेकिन उससे पहले एक और है, तो टोटल 200 बार यहाँ पे हमारे पास में 1/4 आ रहा होगा। लेकिन उसमें दिक्कत एक बार में है, कब, ये जो 150 वाला टर्म है ये तो 0 दे रहा है, तो बेसिकली 1 घटा देता हूं, तो यानी कि 1/4 × 199 इतनी बार आ रहा है। फिर आगे आ जाओ, अब 1/200 को हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से चलता जा रहा है, और ये यहाँ पे 149 तक है। फिर यहाँ पे 151 से स्टार्ट है, मैं एक्चुअली में इसमें 150 ऐड कर देता हूँ,
ठीक है। और फिर इसको हम लेके चलते हैं 199 तक। अब अगर मान लो मैंने 150 यहाँ पे ऐड किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जैसे ही मैंने 150 ऐड किया तो अब मेरे पास ये एक सीरीज बन गई। ये क्या कह रही कि अपने पास में 1 से 199 तक इतने नेचुरल नंबर्स हैं, उन सब का सम। तो ये थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है, इसी तरीके से हम चीजों से बच सकते हैं कि आसान कैलकुलेशन कैसे हो पाए। इतना हो गया। उसके बाद अभी 1 बच रहा है। हर बार जो ये 1 लिखा हुआ है ये कितनी बार है? ये 151 से स्टार्ट हो रहा है, 199 तक जा रहा है। तो टोटल 151 से 199 तक हमारे पास 49 टर्म्स है। तो यानी कि ये 1 जो है वो 49 बार लिखा होगा। तो -49 में यहां पे करते हैं। अब बस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पे मैं क्या कर देता हूं कि मेरे पास आया 199/4 प्लस यहां पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/200 और यहां पे 199 तक की टोटल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1/2 यानी कि n इंटू n प्लस 1/2 माइनस 150 माइनस 49। तो अब देखो 199/4 और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ -150/4 को पहले लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा 1/200 इंटू 199 इंटू 200/2। ये मेरे पास में आ रहा है -49। ठीक है, अब देखो हम करते हैं इससे इसको निपटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी अगर बात करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आया 199/4 माइनस 3/4 और यहाँ पे आ रहा है प्लस 199/2 माइनस 49। फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम ले लो, यहाँ पे बचेगा 196 प्लस 199/2 माइनस 49। 4 से इसको निपटाएंगे तो 4 और 3 ये हमारे पास में आएगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ रहा है 49 प्लस 199/2 माइनस 49। 49 से 49 गया, हमारे पास बच रहा है 199/2 यानी कि ये आ गया 99.5। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और किस तरीके से हमको यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को यूज करना है उससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देख लेते हैं कि अगर मान लो हमको कभी भी कोई एक वैल्यू दे रखी हो, उसके अंदर उस पर सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दें, फिर उसके बाद उसके बाहर में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दें, या पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दें और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दे, तो आउटपुट हमेशा 0 आता है। कैसे आता है इस चीज को समझ लो। जैसे अगर मान लो मेरे पास 3.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है ना। अब 3 पे अगर हम लगाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो ये आउटपुट हमको 0 मिलेगा क्योंकि अंदर इंटीजर है। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दे रहा हूं तो इसके बारे में तो मेरे को पता है ये हमेशा मेरे को आउटपुट में इंटीजर देगा और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा 0 आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट को देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं ये, यानी कि 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दूसरे वाले की बात कर रहा हूं, तो जिसका वैल्यू आएगा 0.2। अब 0.2 या फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि 0 आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं कहीं पे ऐसे लिख दे रहा हूं तो मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, मिनिमम 0 हो सकती है। जब भी हम वैल्यू 0 या 0 पॉइंट समथिंग लेंगे जो 1 से छोटी है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आए। इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, रटना इसको भी नहीं है, बस टेक्निकल चीजें समझ लेनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन काफी आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, यहाँ पे हर बार ऐसे करके दे रखा है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ये तो बहुत आगे तक जा रहा है, फिर से कैलकुलेशन होगी, इस तरीके का क्वेश्चन फिर से ये बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जिसका मतलब ये मेरे को इंटीजर में आउटपुट देगा। ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी इंटीजर में आउटपुट देगा, ये भी इंटीजर में आउटपुट देगा। क्या आउटपुट देगा उससे लेना देना नहीं है, हमको अभी फोकस इस चीज पे रखना है कि आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब कि इंटीजर में मिल रहा है, नॉन इंटीजर में मिल रहा है, एग्जैक्ट क्या है वो भाड़ में जान दो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये भी इंटीजर में देगा।
अब जब भी हमारे पास में कुछ इंटीजर वैल्यूज हैं, उन सबको अगर मान लो मैं प्लस भी करूंगा तो भी हमको पता है इंटीजर ही आएगा। अब इंटीजर अगर मेरे पास आ रहा है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो वो तो 0 ही हमेशा आएगा, तो खत्म। वैसे तुम डायरेक्टली देख के भी सीधा सीधा इसको बोल ही सकते हैं, और कुछ लोग, आई होप कि कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली बता भी दिए होंगे, ये सोच लिए होंगे कि इसका आंसर 0। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी तक हम जितना भी चीज देखें उसी की बेसिस पे इसको भी हम सोच सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में 3.2 + 4 इस तरीके से लिखा है, तो ये बेसिकली 7.2 हो गया, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.2 आएगा। ये इसी के बराबर आ जाएगा जो इसके अंदर नॉन इंटीजर वैल्यू लिखी है, जिसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये जो 4 था इसको कैंसिल भी कर देता या इसको डायरेक्ट हटा भी देता तो भी कोई दिक्कत हमको नहीं थी। यानी कि जैसे यहाँ पे यही था, इसी में अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि मेरे पास में यहाँ पे x + 4, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी ना वो x के ही बराबर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए x की वैल्यू यहाँ पे 0.2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4.2 लेफ्ट में, जिसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0.2, और डायरेक्ट x की देखोगे तो भी 0.2। अब x की वैल्यू -0.2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा, -0.2 + 4 यानी कि 3.8। 3.8 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.8 और -0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आएगा, -0.2, ये आ जाएगा 0.8। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, डायरेक्टली भी हम इसको देख सकते, ये सेपरेट है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे अब मान लो हमको ऐसे क्वेश्चन दे रखे, अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि किसी भी x के फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 1/2 है या 0.5 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहली चीज तो 1/2 पे ही मेरे को ये आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद अब 1 + 1/2 पे भी मिल जाएगा, क्योंकि इंटीजर को ऐड करने सब्ट्रैक्ट कर अगर करके मैं लिखूं तो उसको डायरेक्ट हटा भी सकता हूं। वैसे अगर देखें तो ये 1 + 1/2 यानी कि 3/2 है ना, 3/2 मतलब 1.5, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1/2 ही आएगा। 2 + 1/2 भी कर सकते हैं, ये भी, इसका भी यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू 1/2 आएगा। 3 + 1/2 का भी यही आएगा, 4 + 1/2 का भी यही आएगा, -1 + 1/2 का भी यही आएगा, -2 + 1/2 का भी यही आएगा, और माइनस इस तरीके से वैल्यूज बेसिकली ये चलती जाएंगी, ये बोल रहा हूँ। इतने सारे यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे। वैसे देख के लगता है कि यहाँ पे सीधा सीधा इसका तो x = 1/2 ही आ जाएगा, बट बाकी सारे भी आंसर है। तो कभी अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे दे के पूछ ले तो इस तरीके में कंफ्यूज नहीं होना है कि सीधा 1 लगा के आ जाए, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक ही इसका आंसर होगा, बट यहाँ पे भी नहीं होगा। जैसा कि अभी हमको पता है कि इंटीजर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इंटीजर में नेग्लेक्ट कर दिया, तो बेसिकली मेरे पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0। अब ये 0 कब कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो। उसके अलावा -1, -2, -3, -4 जितने भी इंटीजर्स हैं सब पे उसके फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हम पहले इसकी रिगार्डिंग जो एक प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे, है ना। उससे भी पहले हम एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, अब ये दे दिया है, ठीक है। अब देख के यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर कब होंगी, अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं कुछ भी एक ऐसी वैल्यू रखूं जो कि यहाँ पे नॉन इंटीजर है। हालांकि इधर ऐसा हो सकता है कि x की जगह मैंने 1/2 रखा, जिससे कि 2x तो इंटीजर हो गया, बट यहाँ पे बात करोगे तो 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो 1/2 हो जाएगा। पहले ये समझ लो कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि x मेरे पास में इंटीजर है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, ये इसने दे रखा है। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो लेफ्ट में भी 0 बन जाएगा, राइट में भी 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 1 ली तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 और 2 का भी 0। ऐसे 2 ली, 3 लूंगा, 4 लूंगा, 5 लूंगा, इन सब पे 10 तक हर बार मेरे को दोनों का आउटपुट इक्वल मिलेगा या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। लेकिन जब x की वैल्यू नॉन इंटीजर है, जैसे कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं हम यहाँ पे 1/2 अगर मान लो मैं लेता हूँ,
1/2 लिया तो लेफ्ट में मेरे पास 1/2 आएगा, राइट में बात करोगे तो 2x जो है 1 हो जाएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0, ये कभी बराबर ही नहीं होगा। ऐसे अगर मान लो मैं 1/4 लेता हूं तो इधर 1/4 आएगा, इधर 1/2 आएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज कभी भी बराबर नहीं होंगी जब हम x को एक नॉन इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तब जब x एक नॉन इंटीजर वैल्यू हो तो ये इक्वेशन ही होल्ड नहीं करेगी, ये केवल तब करेगी जब x एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू जी इस इंटरवल में कहां तक है, टोटल 0 1 2 3 4 से 10 तक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये कितनी है, 11। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 11। ये इसका आंसर हो गया। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पे जैसा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा था, यहाँ पे भी वैसे ही टाइप की हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेता हूँ, उसका नेगेटिव वाला लेता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, तो उसके दो ही आउटपुट पॉसिबल है। जैसे इसको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले x हम एक इंटीजर फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। इंटीजर अगर मान लो मैंने 3 लिया और यहाँ पे -3, हमको पता है दोनों का आउटपुट 0 आएगा और 0 + 0 तो 0। तो ये वाला केस तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा सबको। मेन कहानी है कि जब x इंटीजर नहीं है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.2 और यहाँ पे -3.2 हो जाएगा। तो 3.2 पहले वाले का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.2, दूसरे वाले का 0.8, दोनों को सम करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस ये +1 आएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो +0.2 आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो केवल बचेगा 1 ही, है ना। चाहो तो यहाँ पे तुम x की जगह माइनस भी ले सकते हो कि -3.2 मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे +3.2 हो जाएगा, जिसका मतलब अब पहले में 0.8 आ जाएगा और दूसरे वाले में 0.2, अल्टीमेटली तो आएगा अभी भी 1 ही। तो वही चीज यहाँ पे। अब इसी का अगर मान लो कभी ऐसा जरूरत हमको पड़ जाएगी, ये दे रखा है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ भी हम इसका काफी आसानी से बना सकते हैं कि हमको पता है कि जब x की वैल्यू एक नॉन इंटीजर वैल्यू है तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। तो 1 को अगर मैं यहां मान लूं तो ये 1 वाली लाइन आएगी, लेकिन जब x की वैल्यू 0 है तो इंटीजर है यानी कि, तो आउटपुट हमको पता है कि यहाँ पे 0 नहीं आके 0 यहाँ पे आएगा। जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। जब x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे खाली आ जाएगा, यहाँ पे भरेगा। 3 है तो यहाँ पे फील्ड सर्किल, यहाँ पे होलो सर्किल। 4 है यहाँ पे होलो सर्किल और यहाँ पे फील्ड सर्किल। ऐसे ही जब -1 है तो यहाँ पे होलो, यहाँ पे फील्ड आएगा। -2 पे यहाँ पे फील्ड आएगा, यहाँ पे होलो आएगा। -3 पे यहाँ पे फील्ड आएगा, यहाँ पे होलो, है ना। फील्ड सर्किल का मतलब वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, होलो सर्किल का मतलब उसका वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, उसको हम इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहे। ये हमारे पास में केस। अब वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन था हमको, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो पिछली वीडियो में हम यहाँ पे जब बात किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो इसके दो आउटपुट पॉसिबल रहते हैं। एक तो -1 जब x इंटीजर नहीं है, दूसरा 0 जब x इंटीजर है। और इसका अभी हम देखे हैं कि यहाँ पे इसके भी दो आउटपुट पॉसिबल है, लेकिन वो क्या क्या है, 1 जब x इंटीजर नहीं है और 0 जब x इंटीजर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर कब होगी, जब दोनों के आउटपुट बराबर होंगे। वो कब है, 0, है ना। जब इधर 0 होगा इधर 0 होगा। और ये कब होगा, जब x इंटीजर होगा। तो x की जितनी भी इंटीजर वाली वैल्यूज हैं सब इसको सेटिस्फाई करेंगी, और यहीं पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी अगर पूछ ले तो इनफाइनाइट हमारे पास में हो जाए। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे अगर मान लो 2-3 बार लगा दे, ठीक है, कि भाई मेरे को बताइए 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, का इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पे करता है तो अब हमको बताना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे पहले वाले का अगर तुमने निकाला तो 0.2 आया। अब उस पे कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा दो, आउटपुट हमेशा 0.2 ही रहेगा, है ना। ये सबको समझ में आया होगा। जिसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बार ले रहा हूं इनपुट में ये वाली वैल्यू, एक बार जो इसका आउटपुट आएगा, अब इसके बाद इस पे कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल इसी के बराबर है। अब इसका यूज क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा मेरे पास f(x) एक फंक्शन है और यहाँ पे ये लगे हुए हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस,
यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये है, टोटल ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये 2025 टाइम्स लगा दी। अब इस fx के बारे में ये बताइए वो बताइए। तो बेसिकली वो डराना चाह रहा है, एक्चुअली में लिखा क्या है, ये यही लिखा है, कर लो सॉल्व। अब ऐसा तो पूरा राम कहानी इसी का तो चल रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कभी कभी हमको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जिनको डायरेक्टली सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। हो तो जाएंगे लेकिन काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखोगे तो डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस यहाँ पे, सॉरी डबल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस यहाँ पे लगे हुए। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑप्शन हमको ऐसे दे रखे हों सिंगल सिंगल वैल्यूज के बेसिस पे, तो हम उनको पुट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं x इक्वल टू 0 यहाँ पे डालता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0, इसका भी 0, 0 प्लस 0 करोगे तो 0, 0 का फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0, राइट में भी 0। ऑब्वियस सी बात है 0 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब 1/6 की बात करते हैं। जैसे ही 1/6 अगर अपन यहाँ पे डाले तो ये आ जाएगा 3/6। 3/6 मतलब 1/2। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आएगा, 1/2। फिर यहाँ पे आएगा 5/6। अच्छा इसको ना सिंप्लीफाई मत करो, ज़्यादा आसान रहेगा। ये हमारे 3/6 का 3/6 रहेगा, 5/6 का 5/6 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज 0 और से 1 के बीच में ही है। दोनों को ऐड कर दो। ऐड अगर मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/6। अब ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8/6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2/6 इसका आउटपुट, ठीक है। अब ऐसे ही राइट साइड वाली वैल्यू को देख लो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2/6, तो 2/6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2/6 ही आएगा, यानी कि 1/3 इधर आएगा और 1/3 इधर आएगा। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही 2/3 को चेक कर लेते हैं। 2/3 को अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2/3 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारे पास में 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाले की बात करोगे तो ये हो जाएगा 10/3, है ना। 5 इंटू 2/3 यानी कि 10/3, जो कि 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 1/3 बचेगा। वैसे भी चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 3.33 आएगा हमारे पास में शायद, ठीक है। तो डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये आ रहा है 1/3। अब इस पे भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा है बार वाला, तो इस पे लगाएंगे तो ये 1/3 ही आउटपुट आएगा। ऐसे ही इसका RHS वाला पोर्शन भी देख लेते हैं कि 2 इंटू 2/3 अगर मैं करता हूं तो ये आया 4/3, जो 1 से बड़ी है 2 से छोटी है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बच गया हमारे पास में इसका आउटपुट में 1/3। तो ये वाला 1/3 ये वाला 1/3 दोनों सेम है, तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। ऐसे ही लास्ट वाले को भी करा के देख लेते हैं। लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो हमारे पास में 5/6 है, तो 3 इंटू 5/6 यानी कि 15/6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा ये 25/6 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूरे का। देखो ये इसकी बात करोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 12 3/6 15, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में 3/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 24 + 1/6। तो अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालोगे, 4 को कैंसिल करके बेसिकली 1/6 लिख सकते। ये हमारे पास में आया जो कि 4/6 होगा, और 4/6 की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 1 से छोटी है और 0 से बड़ी, तो ये 4/6 ही आ जाएगा यानी कि 2/3। ऐसे ही RHS को देख लेते हैं इस वाले को। यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 5/6 करूंगा तो ये हो जाएगा 10/6। 10/6 की बात करोगे तो ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये आया 4/6 यानी कि 2/3, दोनों सेम ही। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ये भी इसका आंसर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, चारों यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा था, वैल्यूज पुट करके ये इजीली सॉल्व यहाँ पे हमारे पास में होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी इनइक्वलिटीज को देखा था, वही सेम सीन यहाँ पे भी है। यहाँ पे जितनी भी इनइक्वलिटीज होंगी उनको डायरेक्टली सॉल्व
कर लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंस हमको पता है कि कोई भी नंबर हमारे पास में उसके इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के बराबर होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बस इसी का यूज कर। जैसे वैसे देखा जाए तो ये है हमारे पास, है ना, और हमको ये चीज पता है कि इसका आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच में, फिर x की वैल्यू कुछ भी हो, और ये कह रहा है लेस देन 3, तो ये तो हमेशा ही लेस देन 3 है, जिसका मतलब x की वैल्यू यहां पे कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सेम चीज हम यहां पे बोल सकते हैं कि जब चाहो तो इस वाली प्रॉपर्टी को लगा के कि यहाँ पे इसकी जगह ये लिख देता हूं, ये लेस देन 3 है, तो x माइनस 3 हमेशा इससे बड़ा होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि मैक्स टू मैक्स क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, और अदरवाइज ये यहाँ पे इससे ही बड़ा रहेगा, ऐसा केस रहता है। लेकिन ये तो -3 हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे इसको समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू चेक कर, -1 ले लो, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे -1, ठीक है। किसी भी x की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होने के लिए उस वैल्यू को -1 से -2 के बीच की वैल्यू होना पड़ेगा, वही चीज ये बता रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये -3 तक जा रहा है, जिसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू होगी। अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा है तो पुराने वाला जो लॉजिक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, वो काफी सूटेबल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमको दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉम्बिनेशन का यूज कर रखा है। तो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक बार फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, टोटल ये 100 बार कहानी है, सबकी वैल्यू 5 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादातर स्टूडेंट्स को हो जाता है कि करना क्या है। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे देखो, इसको हम सिंपलेस्ट तरीके में समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास में ये लिखा है, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा है, फिर उसके बाद ये यहां से आ जाओ। इस कहानी को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। ये कहानी क्या है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, जिसका मतलब अब इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, कितनी बार भी ये टर्म आ रही हो, हमको कोई लेना देना नहीं। जब बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये आउटपुट में मेरे को इंटीजर देगा, ठीक है। तो उस इंटीजर को मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसका आउटपुट हमेशा मेरे को इंटीजर मिलेगा और इसकी वैल्यू 5 के बराबर। ये हमारे पास में कहानी आ रही। और जैसा कि हम इसके स्टार्टिंग में भी देखे थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, कि जब भी हमको यहाँ पे इंटीजर मिले तो उसको कर दो नेग्लेक्ट, खत्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे ये बच गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बराबर 5, और लकीली इसने ये वैल्यू दे रखी, तो यहाँ पे रख देते हैं कि यहाँ पे क्या आया x प्लस 2/3 और इसकी वैल्यू 5। अब यहाँ पे चीजें समझो। अब देखो कि अगर मान लो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू 5 है, तो t के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 6 से छोटी होगी और 5 के बराबर हो सकती है, 5 से बड़ी हो सकती है। उस सिचुएशन में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 मेरे को मिलेगी। यही चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो ये t लिखा है इसकी वैल्यू 6 से तो छोटी होगी, लेकिन 5 या 5 से बड़ी हो सकती है। ये कर दिया। हमको तो x चाहिए, है ना। x अगर मान लो मेरे को चाहिए तो मैं x निकाल लेता हूँ। इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, -2/3 कर देते हैं। 5 - 2/3 करेंगे तो यह आ जाएगा 15 - 2 यानी कि 13/3। यहां पे आ जाएगा x, यहां पे 6 - 2/3, 18 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 16/3। ये मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में है इसकी कहानी। तो x की ये वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारे पास में x की वैल्यूज आ रही, लेकिन इसमें भी एक कैच है। कैच क्या है कि ये जो वैल्यूज हैं सब तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमको उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 2/3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 वाली सारी वैल्यूज को अगर मैं देखूं, जैसे कि यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 13/3 आएगा, अगले वाला 14/3 आएगा, इसके अगले वाला 15/3 आएगा, 16/3 हमको लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो तुरंत अपने को दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, ये 15/3 ये तो 5 है, ये तो इंटीजर है। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी
2/3 के बराबर ही नहीं आएगा तो जीरो कभी आए, ये तो जीरो आएगा, कभी 2/3 के बराबर नहीं आएगा तो इसको हम लेंगे ही नहीं। तो अब हमारे पास 2 बची। तो अगर मैं 13/3 लेता हूं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालूंगा, तो ये हमको पता है ये 12 और 13 के बीच की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मतलब कि जैसे देखो 12-13 का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4 + 1/3 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर के साथ में अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ और 4 को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये बेसिकली 1/3 आया। ऐसे ही 14/3 जो है उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फिर इस इंटीजर को हटा देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास में आ रही है 2/3 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही मेरे को चाहिए 2/3। तो अब हमारे पास में मिल गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ पे 14/3। अब देख लो आंसर्स इसके। तो अब अगर हम इसके आंसर देखें तो पहला तो गलती हो गया, दूसरे वाला सही हो गया, है ना। अब पता नहीं ये मल्टी करेक्ट है कि नहीं है, मैं सारे क्वेश्चंस को मल्टी करेक्ट की तरह सॉल्व कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं और आंसर हो जाएंगे। ये 17/3 भी गया, ठीक है। और हमारे पास में ये आ गया। अगर ये मेरे पास में x की वैल्यू 14/3 है तो 14/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 4 आएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2/3, इसके इंटीजर वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो केवल हमारे पास में यहाँ पे इसके 2 आंसर सही होंगे, बी और डी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर से ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे हालांकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज x या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस पे आते हैं। इसको देखो, इसको एक सिंगल वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मेरे को क्या पता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूँ। तो यही कर देते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास में ये आ गया, है ना, राइट में ये आ गया। यहाँ पे देखोगे तो इसको -x प्लस ये, इसको मैं बेसिकली इधर ले आया हूं, तो ये वाली जो वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये सब आएगा -1 के बराबर, ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करें, ऐसा करते हैं, इसको खोलते हैं। चलो भाई, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो गया, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हो गया और प्लस x माइनस ये माइनस x, ये मेरे पास में है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो हम यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लेते हैं, तो मेरे पास में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये -1 ये आ जाए, ठीक है। अगले वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ये आएगा और हमारे पास में ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 है तो इधर आके प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, बेसिकली ये आ जाएगा। तो देखो x हमारे पास में ये आ गया, इसमें -1 ये कर दिया, यहाँ से -1 ले लो तो ये हमारे पास में -1 ये आ गया। तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर हो गया ये। अब देखो, पहले वाले फैक्टर को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1, एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x ये माइनस इक्वल टू ये, तो इसकी वैल्यू 1। लेकिन इसकी वैल्यू 1 का मतलब x की वैल्यू तो 1 हो सकती है, 1 से बड़ी, 2 से छोटी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो टोटल ऐसी तो हमारे पास में कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, जो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे ये वाला वैल्यू आउटपुट हमको मिले, ये मिले, यानी कि ये कंडीशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे एक्चुअली में इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब आगे आता है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये दे रखा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही यूज है, लेकिन ये एक्चुअली में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है नहीं, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट हमको, जो अगर देख रहे हो तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख भी रहा है हमको, जेईई मेंस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि
जो इन सब वैल्यूज को एक साथ ले लो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये एक साथ आ गया, फिर यहाँ पे ये अरे ये आ गया और माइनस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ये, ठीक है। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो x माइनस 3 हो जाएगा, एक x माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कॉमन ले लेता हूँ तो ये x माइनस 1 मेरे को दे। तो बेसिकली मेरे पास में एक तो फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x या। अब देखो सबसे पहला कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल्स टू 1, एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें अब क्या करें, x माइनस, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। अब ये हमको पता ही क्या है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो कि 3 के बराबर है। अब ये 3 के बराबर होता है कि कभी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पता है कि ये 0 से 1 के बीच में रहता है, तो 3 तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो हमारे पास में केवल एक सॉल्यूशन आएगा विच इज x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 वाली ही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो कभी नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा लेकिन इस इंटरवल में नहीं होगा। नो सॉल्यूशन वाला केस भी नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या r की वैल्यूज के बीच। यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम काफी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जेईई में 2023 में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी है और मॉडुलस फंक्शन भी है। तो तीनों के तीनों केसेस को हम यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालेंगे। देखो बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास में S एक सेट है जिसमें a एलिमेंट लिखा जाता है, जहाँ पे a कोई भी एक रियल नंबर है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका आउटपुट बताना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ये वाली समझ लो पहले, ये क्या कहना चाह रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे पास S सेट के अंदर दो एलिमेंट 1 और 2 है तो 72 तो बाहर, या फिर ऐसा कर लो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे करके a की n वैल्यूज आ रही इस सेट के अंदर, तो समेशन का मतलब है समेशन ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 इन सब का, ये कहना चाह रहा है, इन सब का सम, ये कह रहा है बेसिकली ये। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमको पता है क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर की वैल्यू 0 हो जाए। इसको हमने काफी डीपली, जैसे कि मैं पहले भी बताया, मॉड्यूलस फंक्शन वाली वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक भी नीचे दे रखा होगा, है ना। इसके बाद उसको जाके देख सकते हैं पहले, या फिर यहीं से उसको जाके देख लो, फिर उसके बाद इधर आ जाओ। ठीक है, थोड़ी सी लेंदी वो वीडियो है, वहां पे काफी डीपली हमने मॉड्यूलस फंक्शन को कवर किया है, जिसमें उसके बेसिक से लेके इनइक्वालिटीज तक को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बात की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करोगे तो a ग्रेटर देन हाफ अगर होगा, यानी कि 2a माइनस 1 की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी तो मॉड पॉजिटिव हमको लेगा। सबसे पहले यही वाला केस लेते हैं कि 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 या फिर a ग्रेटर देन 1/2। तो उस केस में ये पॉजिटिव में खुलेगा तो ये 2a माइनस 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं क्या करता हूँ, इसको भी ना ऐसे लिख देता हूँ, एक बार तो इसको ऐसे लिख दो, एक बार 2 को ले लो कॉमन, और यहाँ पे आ गया ये। अब इससे फायदा क्या है कि ये वैल्यू a की वैल्यू के बराबर, क्योंकि होता क्या है, x को हम कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ये, है ना। अगर ये लिखा है तो इसको x भी लिख सकते हैं, तो ये 2a आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2a माइनस 1, फिर यहाँ पे आ रहा है ये a और ये आ रहा है 2a। इस 2a से 2a गया तो इसकी वैल्यू आ रही है -1। अब a की वैल्यू, a के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 कब आती है, जब a की वैल्यू -1 से -2 से -1 के बीच में, ये वाला केस जब हमारे पास में रहेगा तो उसकी हमेशा नहीं, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हमारे पास में -1 से 0 के बीच में अगर रहेगी तो उसका आउटपुट हमेशा -1 हमारे पास में। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि a तो हाफ से बड़ा है,
और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही। अब ऐसी तो ए की वैल्यू कुछ होंगी नहीं ना जो हाफ से भी बड़ी हो और इस रेंज में भी आ जाए, नेगेटिव भी रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे ए की एक कोई कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो पहला चीज तो ये क्लियर हो गई। तो यहाँ पे तो एक भी इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, एक सेकेंड इसका पेज थोड़ा सा एक्सटेंड मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास में दूसरा केस है कि जब ए की वैल्यू लेस देन 1/2 हो तो मॉड खुलेगा माइनस में, तो यहाँ पे आएगा -2a + 1। यहाँ पे तो फिर से वही आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, यहाँ पे 2a आए। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास इसकी वैल्यू 1 माइनस इस 2a को उधर ले जाओगे तो 4a हो जाए, जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि देखो इसको चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे समझ सकते हो कि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर रहेगा। तो ये पूरा पूरा वैल्यू भी हमेशा हमको इंटीजर मिलना चाहिए। अब ये हमेशा इंटीजर हमको कब मिलेगा, जब यहाँ पे हमारे पास में जो 4a है वो इंटीजर रहे। 4a इंटीजर कब रहेगा, जब a एक्चुअली में 1/4 टाइप का कुछ हो। तो जैसे कि अगर मैं a की वैल्यू 1/4 लेता हूं तो लेफ्ट में यहां पे बात करोगे तो 1/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा मेरे पास में, और यहां पे बात करोगे 1/4 मैंने लिया तो 1 4 से 4 गया तो 1 आया, 1 - 1 किया तो 0, यानी कि a = 1/4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या वो इसके अंदर है, हाँ है भी, 1/4 1/2 से छोटा भी है। इसके अलावा और वैल्यू देख लो 2/4, अगर मान लो मैं 2/4 लेता हूं तो 2/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये तो अभी भी 0 आ रहा है लेफ्ट में, लेकिन राइट में बात करोगे तो राइट में कभी 0 ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 × 2/4 करोगे तो अब तो ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक ही इसका आंसर होगा। लेकिन इसको चाहो तो दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है कि हम यहाँ पे क्या करें कि हमको पता है ये वाला सीन है, इसको भी मैं हटा देता हूं, इससे आगे चलते हैं कि हमको यहाँ पे इसको वापस से ऐसा लिख देता हूं मैं कि ये 4a - 4 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ये आ गया a। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेफ्ट में ले आओ तो 5 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a, ये 1 - 4a ये आए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या पता है, हमको यहाँ पे बेसिकली ये पता है कि ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि इसको भी इंटीजर हमको बनाना है, और इंटीजर बनाने के लिए अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो अब मेरे को वैल्यूज ले लेके चेक करना है। तो ये इंटीजर कब होगा, जब 4a इंटीजर होगा, 4a नहीं, 4 × फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो ये इंटीजर कब होगा, जब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ a जो है ये 1/4 के फॉर्म में, 1/4 हो, ठीक है, 2/4 हो, 3/4 हो, केवल 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं। और ये 1/2 भी हो जाएगा, है ना। तो 1/2, चलो 1/2 पे भी चेक करके देखते हैं। 1/2 अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूंगा तो ये मेरे को नेगेटिव वाला पार्ट देगा, बट यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल x इक्वल या a = 1/4 पे ही ये हमको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब a की वैल्यू 1/4 है, तो समेशन ऑफ a सिंगल वैल्यू है तो 1/4 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि 72 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। इससे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, तो 18 आ जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन हमको दे रखा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जेईई मेंस तक के क्वेश्चंस को हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वगैरह का यूज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में दे रखा है। उसकी खास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिनको हमको रटना है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छे से क्लियर हो, थोड़ी डेप्थ में इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक नॉलेज हो, किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कैसे चीज़ों को हम जनरली देखते हैं। अगर इतना पता रहता है तो काफ़ी ईजीली ये चीज़ हो जाता है। और आई होप अब यहाँ तक अगर तुमने ये वीडियो देख लिया है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आई होगी, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे डील करना है ये भी समझ में आ गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर बाकी सेगमेंट्स आपको देखने हैं तो लेफ्ट साइड में इसके जेईई की जो मास्टर क्लास है उसके बाकी जो सेगमेंट हैं वो सब बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।